चैप्टर हमारा है यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक और मापन। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हम लोग सारा का सारा डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है विज्ञान। देखिए, हम लोग साइंस तो पढ़ते हैं लेकिन साइंस के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि आखिरकार विज्ञान कहाँ किसको जाता है। ठीक है, देखिए, हम अपने लाइफ में जो भी काम करते हैं और उस काम से ज़रूरी नहीं है कि हम फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर वो काम कर रहे हैं तो वो हमारा काम कंप्लीट ही हो जाए। ठीक है, हो सकता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में कंप्लीट हो भी या नहीं भी हो। अगर नहीं होता है तो हमें कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। ठीक है, तो उससे जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है वही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। मतलब हम लोग जो भी काम करते हैं अपने दैनिक जीवन में, चाहे उसमें हम सफल हों या असफल हों, असफल अगर होते हैं तो उससे भी हमें बहुत सारे नॉलेज मिलते हैं। तो मान लेते हैं कोई इंस्ट्रूमेंट बनाना है, तो मान लेते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो लगे होते हैं। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में हो सकता है कि वो कम्प्लीटली ना बन पाए, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, कुछ चेंजिंग करके सेकेंड अटैम्प्ट लेते हैं और उसमें वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि बल्ब के आविष्कार के लिए एडिसन ने बहुत बार प्रयोग किया, तो उन्होंने जितना बार प्रयोग किया होगा सभी प्रयोग में उनको कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। इसी को विज्ञान कहते हैं। मतलब हम लोग जो भी काम करते हैं जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब अगर बात कर लें विज्ञान की शाखाएँ की, तो विज्ञान की कितनी शाखाएँ हैं, तो 2 शाखाएँ हैं। ठीक है, कौन कौन सा, तो एक हो जाएगा आपका फिजिकल साइंस। ठीक है, एक क्या हो जाएगा, फिजिकल साइंस, और एक हो जाता है आपका बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, तो फिजिकल साइंस में क्या होता है कि हम लोग जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, एज लाइक एनर्जी, ठीक है, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, उन सभी का स्टडी करा जाता है फिजिकल साइंस में। बायोलॉजिकल साइंस की बात करें तो बायोलॉजिकल साइंस में हम लोग खास करके लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है किसी भी राशि के मापन के लिए कुछ मानक माप की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उसे कहा जाता है मात्रक। क्या कहा जाता है, मात्रक। कोई भी राशि होती है उसको हमको मापने के लिए किसी न किसी माप की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए कि हम दुकानदार के पास जाते हैं चावल लेने के लिए, तो हम लोग डायरेक्ट ये नहीं बोलते हैं कि मेरे को चावल चाहिए, हम लोगों को क्वांटिटी बतानी पड़ती है। ठीक है, तो चावल का जो क्वांटिटी होती है वो हमको बताना पड़ेगा। तो 1 या 2 केजी, क्या 1 या 2 केजी, तो हम लोग यहाँ पर एक केजी वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो केजी है यही क्या है, आपका मात्रक है। और किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो संख्यात्मक मान की और एक मात्रात्मक मान की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये जो किलोग्राम आपका आ रहा है, ये आपका क्या आ रहा है, मात्रक आ रहा है। तो वही कहा गया है कि किसी भी राशि के मापने के लिए कुछ मानक माप की आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहा जाता है, मात्रक कहा जाता है। नेक्स्ट है भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, भौतिक राशि। ठीक है, भौतिक राशि कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, एक आधारी और एक व्युत्पन्न राशि। ठीक है, चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आधारी राशि क्या होता है। देखिए, आधारी राशि वैसी राशियों को कहा जाता है जो इंडिपेंडेंट हो, यानी कि स्वतंत्र होता है या किसी पर निर्भर नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो पॉइंट ए से, ठीक है, चल करके आता है पॉइंट बी तक, तो इसने कुछ लंबाई तय किया। तो इस लंबाई को अगर हम लोग लिखना चाहें तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का लंबाई है 5 मीटर, तो हमने इसको क्या लिखा, मीटर में लिखा। तो मीटर क्या है, स्वतंत्र, ये किसी पे डिपेंड नहीं है क्योंकि ये सिंगल है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मान लेते हैं कि हम कह दें कि ये जो कोई व्यक्ति है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चला, ये चला मान लीजिए 1 सेकंड में 5 मीटर, तब यहाँ पर टाइम भी मेंशन कर दिया गया, मीटर भी मेंशन कर दिया गया, तब ये स्वतंत्र नहीं कहलाएगा क्योंकि ये कहलाएगा 5 मीटर पर सेकंड। अब ये जो राशि है आपका मीटर पर भी डिपेंड कर रहा है, सेकंड पर भी डिपेंड कर रहा है। तो मीटर प्रति सेकंड जो है ये आपका व्युत्पन्न राशि है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 आधारी राशि आ गया। तो जो आधारी राशियों की सहायता से व्यक्त किया जाता है उसे कहा जाता है व्युत्पन्न राशि, और जो राशि स्वतंत्र होती है उसे कहा जाता है आधारी या मूल राशि। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि भौतिक राशि जो 2 प्रकार के होते हैं, आधारी वैसी राशि को कहा जाता है जो स्वतंत्र माना जाता है। छठा क्वेश्चन वही है कि वैसी राशि जिसे स्वतंत्र माना जाता है क्या कहलाता है, आधारी राशि। और जो राशि स्वतंत्र नहीं होती है, आधारी राशि के पदों में व्यक्त की जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। नेक्स्ट है
एफपीएस पद्धति का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, अलग अलग जगहों पर मापन के लिए अलग अलग पद्धति का यूज किया जाता है। ठीक है, इंडिया में कुछ अलग, अदर कंट्री में कुछ अलग। ठीक है, तो उसी पद्धति में एक आता है एफपीएस पद्धति। तो इसका पूरा नाम पूछा गया है, तो इसका पूरा नाम होता है फुट पाउंड सेकेंड। क्या होता है? फुट पाउंड सेकेंड होता है। तो याद रखिएगा, हो सकता है आपसे एग्जामिनेशन में पूछ ले कि एफपीएस पद्धति का पूरा नाम क्या होता है, तो फुट पाउंड सेकेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति को कहा जाता है क्या? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, यह भी याद रखिएगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड कहा जाता है सीजीएस पद्धति को। ठीक है, आपने सीजीएस पद्धति भी बहुत बार सुना होगा। उसी दरमियान एक और आता है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति का जो पूरा नाम होता है वो होता है आपका मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, तो ये पूरा नाम याद रखिएगा, बहुत बार हो सकता है एग्जामिनेशन में पूछ ले कि एफपीएस पद्धति का तो फुट पाउंड सेकेंड, सीजीएस पद्धति का क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और एमकेएस पद्धति का मीटर किलोग्राम सेकेंड। अगला है आधारी राशियों की संख्या कितनी है? तो आधारी राशियों की संख्या 7 है। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसा यूनिट का पूरा नाम क्या होता है? तो देखिए, ऐसा यूनिट का पूरा नाम है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। ठीक है, देखिए सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट जो है ये सबसे पहले 1960 में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, लेकिन इसमें 1971 में एक और राशि जोड़ी गई थी। 1960 में जो था, 1960 तक अगर हम बात करें तो कुल जो था 6 आधारी राशियों की संख्या थी 1960 तक। ठीक है, और इसी समय एसआई पद्धति स्टार्ट हुआ था। कब? 1960 में। लेकिन पूर्ण रूपेण अगर बोला जाए कि एसआई पद्धति कब अस्तित्व में आया था, तो वो हुआ था 1971 में। क्यों? क्योंकि 1971 में 7वां जो आधारी राशि है उसको इंक्लूड करा गया था। तो कौन? तो पदार्थ का परिमाण। किसको ऐड करा गया था? पदार्थ के परिमाण को। तो पदार्थ का परिमाण जो होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? तो उसका ऐसा यूनिट होता है मोल। क्या होता है? मोल होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एसआई पद्धति कब अस्तित्व में आया? 1971 में। ठीक है, एसआई पद्धति कितने प्रकार के हैं? 2, आधारी और संपूरक। और संपूरक राशियों की संख्या कितनी है? तो संपूरक राशियों की संख्या 2 है, समतल कोण और घन कोण। समतल कोण का अगर मान लेते हैं ऐसा यूनिट पूछता है तो याद रखिएगा, समतल कोण का ऐसा यूनिट होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। और अगर आपसे पूछ ले घन कोण को ठोस कोण भी कभी कभी बोल दिया जाता है। तो घन कोण या ठोस कोण का जैसा यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्टेरेडियन। याद रखिएगा, ये दोनों का दोनों इंपॉर्टेंट है। समतल कोण का ऐसा यूनिट रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन। नेक्स्ट है लंबाई का ऐसा मात्रक क्या है? मीटर है। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। केजी इसका संकेत है। समय का ऐसा मात्रक क्या है? सेकेंड। एस इसका संकेत है, या इसको कभी कभी SEC भी लिख दिया जाता है। ठीक है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर है। ताप का ऐसा मात्रक केल्विन है। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक कैंडेला, और पदार्थ के परिमाण का ऐसा मात्रक मोल। और यही जो है मोल, इसको जोड़ा गया था 1971 ईस्वी में। ठीक है, ऐसा यूनिट के रूप में, यानी यूँ कह लें आधारी राशि के रूप में। 1 मिलीमीटर का मान कितना होता है? ठीक है, तो देखिए आपने मानक उपसर्ग भी पढ़ा होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको लंबी दूरी तय करनी हो, अगर मान लेते हैं कि आपको 5 किलोमीटर का डिस्टेंस लिखने को बोला जाए, तो आप इसको 5 किलोमीटर या 5000 मीटर ईजिली लिख लीजिएगा। लेकिन जब काफ़ी लंबी दूरी होती है तब उसको लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसके लिए क्या किया गया? एक मानक उपसर्ग बना दिया गया। ठीक है, तो मानक उपसर्ग की बात करें तो 1 मिलीमीटर का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 10⁻³ मीटर होता है। ठीक है, या 10⁻³ आप इसको ऐसे याद रख लो। ठीक है, 10⁻³ ठीक है, 10⁻⁻6, 10⁻⁻9, 10⁻⁻12, 10⁻⁻15 और 10⁻⁻18। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखोगे? ये हो जाएगा मिली। ठीक है, ये हो जाएगा मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, यानी मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। ठीक है, 10⁻³ को कहा जाएगा मिली, 10⁻6 को कहा जाएगा माइक्रो, 10⁻9 को नैनो, 10⁻12 को क्या कहा जाएगा? पिको, और 10⁻15 को क्या कहा जाएगा? फेम्टो, और 10⁻18 को क्या कहा जाएगा? एटो कहा जाएगा। तो वही यहाँ पर 1 मिलीमीटर का वैल्यू कितना होता है? तो 10⁻³
मीटर होता है। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर का पूछ लेगा तो 3/6, 1 नैनोमीटर का 3/9। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ है, इसके लिए इसको याद रखिएगा। 1 पिकोमीटर का वैल्यू 10/12, 1 फेम्टोमीटर का वैल्यू 10/15 और 1 एटोमीटर का वैल्यू कितना हो जाएगा 10/18 मीटर। नेक्स्ट है 1 किलोमीटर का मान कितना होता है। 1 किलोमीटर का आप कैसे लिख सकते हैं, 1000 मीटर, बस इसी को 1000 मीटर को 10⁻³ मीटर कर दिया। ठीक है, तो वही है 1 किलोमीटर का वैल्यू 10⁻³ मीटर, 1 मेगामीटर का वैल्यू 10⁻6 मीटर, गीगामीटर 1 गीगामीटर का वैल्यू 10⁻9, 1 टेरामीटर 10⁻12 और 1 पेटामीटर 10⁻15 और 1 एक्सामीटर आता है 10⁻18। इसको भी आप याद रख सकते हैं, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। कैसे, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। यहाँ पर भी सेम चीज़ें हैं, 10⁻3, 10⁻6, 10⁻9, 10⁻12, 10⁻15 और 10⁻18। आप 3 का सेक्वेंस याद रखिएगा, हो जाएगा किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। ठीक है, किलो, मेगा, गीगा, गीगा को कभी कभी जीगा भी लिखा जाता है, और टेरा, पेटा, एक्सा। जिस तरीके से मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टोमीटर था, उसी प्रकार से ये भी है। ठीक है, वहाँ पर था इन्वर्स में, लेकिन यहाँ पर प्लस पावर है। क्या हो जाएगा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। ठीक है, चलिए आगे है क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है। अब देखिए, क्षेत्रफल जो है एक प्रकार का व्युत्पन्न राशि है। आप कहिएगा कैसे, तो किसी भी, अगर मान लेते हैं कोई भी एरिया दिया गया है, कोई भी क्षेत्र दिया गया है और उसका बोलेगा अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो क्षेत्रफल जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है लंबाई गुने ऊंचाई का। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुने ऊंचाई का प्रयोग किया जाता है। कब, जब 2D होता है। 3D जब होगा, 3D अगर आकृति होगा तब उसमें एक चौड़ाई जुड़ जाता है। ठीक है, तो लंबाई किस में होगा, किसी न किसी मीटर में ही होगा, तो मीटर, इनटू ऊंचाई भी किस में होगा, मीटर में ही होगा, तो मीटर। तो मीटर इंटू मीटर इज इक्वल्स टू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्षेत्रफल का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, घनत्व की बात कर लें तो घनत्व का जो वैल्यू होता है, तो घनत्व इज इक्वल्स टू होता है क्या, द्रव्यमान बट्टा आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है। तो द्रव्यमान का ऐसा यूनिट हो जाएगा केजी, और आयतन का क्या हो जाता है, MQ। ठीक है, तो केजी मीटर प्रति क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। दाब का ऐसा है मात्रक। अब देखिए, दाब क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। हालांकि कभी कभी दाब का ऐसा है मात्रक आपका पास्कल भी दे देता है, संकेत PA होता है। यहाँ पर क्या होगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, यानी कि बल प्रति एकांक यानी कि नीचे आएगा, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर क्षेत्रफल नीचे आएगा आपका। ठीक है, तो ये होता है आपका दाब। ठीक है, तो बल का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ के रूप में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जल, इसीलिए इसका जो गलनांक हो जाएगा वो 0 डिग्री सेल्सियस। जल का क्वथनांक कितना होता है, यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर क्या, जल का क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है, तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है जूल। ठीक है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल। और कभी कभी CGS वैल्यू पूछ लेता है, तो CGS वैल्यू याद रखिएगा, कैलोरी। और CGS वैल्यू में ही ऊर्जा का जो माप की जाती है वो CGS वैल्यू में ही की जाती है। यानी उष्मा ऊर्जा जो होता है, उष्मा को मापा जाता है कैलोरी में। ठीक है, 1 कैलोरी का वैल्यू कितना होता है, तो 1 कैलोरी का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 4.186 के करीब होता है। ठीक है, तो ये 186 जो है तकरीबन आपका 2 के करीब है, इसीलिए इसका वैल्यू जो होता है 1.2 जूल लिया जाता है। ठीक है, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होता है, तो 1 इंच में होता है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे है, किसी राशि के विवरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, कोई भी राशि है उसको उसके विवरण के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक तो संख्यात्मक मान और एक मात्रात्मक मान। जैसे मैंने बताया था कि आप दुकानदार के पास जाओगे तो ये नहीं कहोगे कि मेरे को सिर्फ चावल चाहिए, उसको आपको मात्रा बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अगर जाते हो चावल लाने, तो आप ये तो नहीं कहोगे कि भाई मेरे को 2 लीटर चावल चाहिए, क्योंकि लीटर में तो चावल आता नहीं, हमको कहना पड़ेगा केजी। ठीक है, तो 2 संख्यात्मक मान हो गया और केजी क्या हो गया, मात्रक हो गया। उसी प्रकार से मान लेते अगर दूध लेना हो तो 2 लीटर हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे,
2 लीटर। तो यहाँ पर भी 2 संख्यात्मक मान हो गया और लीटर जो हो गया मात्रात्मक मान हो गया। तो कोई भी राशि है उसको व्यक्त करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक संख्यात्मक मान की और एक मात्रात्मक मान की। नेक्स्ट है एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है। तो एक एंगस्ट्रम का मान हो जाएगा आपका 10⁻³ मीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा 10⁻³ मीटर जो होता है एक एंगस्ट्रम का वैल्यू होता है। और एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य जो होता है उसको एंगस्ट्रम में मापा जाता है। ठीक है, तो 45 प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं कि सारा का सारा प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सारा इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक कॉपी में लिख करके अच्छे से याद कर लीजिए, या इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल T10 स्टडी सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो ये श्रृंखला जारी रहेगा। नेक्स्ट जो है आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आएगा, आपका मोशन एक्सेलरेशन वगैरह चैप्टर जो होता है उसी से अगला वीडियो आएगा, जिसमें आपका लगभग 55 प्रश्न होंगे और सारा का सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।